माँ, अपनी नई बहू को आशीर्वाद दो। रेशमा अपनी सास सविता के पैर छूने जाती है, मगर सविता पैर पटकते हुए पीछे हो जाती है। अरे जाओ जाओ, इतने छोटे और गरीब घर की बहू कैसे चाहिए थी? अहम, तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो गई। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? सही तो कह रही हो। आखिर ये रेशमा क्या लाई है अपने झोपड़पट्टी वाले मायके से? रेशमा बहुत देर से खड़ी होकर अपनी बेइज्जती सुन रही थी, मगर अब उससे रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है। माँ जी, आपके बेटे ने ही मुझे पसंद किया है, और मैं अपने मायके से भले कुछ सामान ना लाई हूँ, मगर संस्कार जरूर लाई हूँ। इतना कहकर रेशमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो जरा कैसे पटर पटर जबान चल रही है इस लड़की की। ये झोपड़पट्टी वाली लड़कियां ना ऐसी होती है, पाए तो हमें बेच खाए। कैसी बात कर रही हो माँ? रेशमा दिल की बहुत साफ है। अहम भी रेशमा के पीछे पीछे चला जाता है। सविता गुस्से में कहती है, अब तो मेरा बेटा भी मेरे हाथ से निकल रहा है, पता नहीं इस घर का क्या होगा। सविता के मन में तो रेशमा के लिए नफरत भरी थी, जबकि उधर रेशमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, लगता है मैंने मम्मी जी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे तुम ज्यादा मत सोचो रेशमा, बाद में कुछ करके मम्मी को मना लेना, वो भी दिल की बुरी नहीं है। ठीक है, मैं कैसे भी उनका दिल जीत ही लूंगी। हाँ। लेकिन रेशमा को नहीं पता था उसकी सास के दूसरे ही इरादे थे। सविता अहम की मौसी और बुआओं से मिलने का प्लान बनाती है। अरे सविता, आखिर वो लड़की तेरे घर में बहू बनकर आ ही गई ना। हमने अहम को कितना समझाया था उससे शादी ना करे। हाँ, मगर ये अहम के सर पर तो प्यार का भूत सवार था। कैसी गरीब भिखारन को उठाकर घर ले आया, और घर में घुसते ही उसका मुंह देखो तो लगता है जैसे कोई बाई है। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जैसी भी बहू आई है सविता को उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब इस जन्म के लिए तो वही इसकी बहू है। अरे ऐसे कैसे स्वीकार कर लूं दीदी, आप लोग जानते नहीं है वो बहुत चंट है। आज कह रही थी मैं घर से सामान नहीं लाई तो क्या संस्कार लाई हूं। बताओ, उसके संस्कारों का अचार डालूं क्या मैं? है, ऐसा बोला उसने? लो बताओ, ये तो बड़ी तेज निकली। पहले दिन ही जबान लड़ा रही है, और लोग कहते हैं कि गरीब घर की लड़कियां सीधी और शांत होती है। हाँ, सही कहा, ये तो बहुत तेज है। अगर इसे अभी से मुट्ठी में नहीं किया तो ये हमारी बेचारी सविता के सर पर चढ़कर नाचेगी। अरे अब क्या करे? मैं बताती हूँ, मेरे पास एक मस्त प्लान है। खुद इस लड़की को सबक सिखाने के लिए मैं भी बेकरार हूँ। इसे ऐसा नचाएंगे कि ये खुद इस घर से भाग जाएगी। किरण की ये बात सुनकर सभी की आंखें चमक उठी और सविता खुश होकर बोली, है सचमुच दीदी? ऐसा क्या प्लान है बताइए ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। सुमन और बाकी दोनों मौसियां और बुआएं मिलकर रेशमा को परेशान करने का प्लान बना लेती हैं, और सविता खुश होकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी आज नाश्ते में सबके लिए क्या बनाऊं? मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया वो काफी नहीं है क्या? अब और किस किस को क्या क्या बनाना चाहती है ये लड़की? क्या कहा माँ जी? कुछ कहा क्या आपने? अरे कुछ नहीं बहू, वो उस दिन तूने कहा था ना तू अपने मायके से संस्कार लेकर आई है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने मुझे। हाँ वही तो। तो मैं भी यही कह रही थी, ये संस्कार लेकर ना तू बहुत अच्छी जगह आई है, यहाँ संस्कारों की जरूरत भी बहुत है। रेशमा मन ही मन समझ जाती है कि जरूर ये उसकी सास की कोई नई चाल है, लेकिन वो शांति से जवाब देती है, अच्छा, ऐसा क्या है माँ जी? हाँ और नहीं तो क्या। अब देख हमारा इतना बड़ा परिवार है, तेरी दो दो मौसी सास है, किरण गुड्डी, और दो दो बुआ सास भी है, सुमन और बिट्टू बुआ, और उनका कोई बेटा तो है नहीं, तो उन सबको भी ससुराल जैसा ही मानना पड़ेगा, है कि नहीं? जी माँ जी बिल्कुल, आप जैसा जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। हाँ ये हुई ना बात। अब जल्दी से नाश्ते में बढ़िया चाय और पकौड़ी बनाते फिर। अच्छा ठीक है माँ जी। रेशमा जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़ियां तलने लगती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना हमेशा ये जहर उगलने वाली मेरी सास आज इतना मीठा मीठा कैसे बोल रही है। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो ये काम निपटा लेती हूँ। रेशमा सबके लिए नाश्ता बना देती है, सब नाश्ता कर लेते हैं, मगर फिर जब रेशमा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है तब, अरे रेशमा कहाँ जा रही है, सुन तो जरा। जी क्या हुआ माँ जी? तेरी बुआ सास है ना सुमन, आज उनके यहाँ जन्मदिन है, तो फिर वहां जाकर अपने बहू होने का फर्ज निभाओ और सभी मेहमानों के लिए खाना बना दो। क्या? अच्छा ठीक है, कितने मेहमान होंगे माँ जी? अरे होंगे यही कोई 20-30 लोग। कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कोई समस्या नहीं है, वो भी तो मेरा ससुराल ही है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ वही तो, वहां काम करके जल्दी घर भी लौट आना, यहाँ भी तो रात का खाना बनाना होगा ना,
आखिर ससुराल तो ये भी है। जी ठीक है माँ जी। रेशमा तैयार होकर सुमन के घर पहुंच जाती है। वहां सुमन ने जानबूझकर आज अपनी नौकरानी की छुट्टी कर दी थी। पैर लागो बुआ जी। अरे खुश रहे बेटा, चल जल्दी से काम में लग जा। मेरी बूढ़ी हड्डियां तो तेरा ज्यादा साथ नहीं दे पाएगी, फिर भी कुछ मदद लगे तो बता देना। हाँ, जैसे खाना परोसना, ऐसे कुछ। नहीं नहीं बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं, मैं सब कर लूंगी, आप तो बस आराम से बैठ जाइए। ठीक है, फिर 4 बजे से पहले सारा खाना बना लेना बेटा। मटर पनीर, जीरा राइस, छोले भटूरे और साथ में पापड़। ठीक है। सुमन वहां से चली जाती है और बेचारी रेशमा अकेले ही सारा काम करने लगती है। सब काम खत्म करते करते 5 बज जाते हैं। बुआ जी, मैंने सब खाना बना दिया है, लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ। अभी घर जाकर भी खाना बनाना है, वो भी अहम जी के आने से पहले। अच्छा, सब बन गया। चलो ठीक है बहू, फिर जाओ। हाँ। रेशमा जल्दी से अपने घर आती है और रसोई में खड़े होकर सोचती है, पहले ही इतने सारे लोगों का खाना बनाकर मेरी जान निकल गई। एक काम करती हूँ, यहाँ के लिए कुछ हल्का बना लेती हूँ, दाल रोटी बना लूं और कोई सूखी सब्जी, ये ठीक रहेगा। लेकिन तभी वहां सविता आती है और रेशमा के सारे रेशमी सपनों पर पानी फेर देती है। बहू, आज ना बड़े दिन बाद मेरा एक्स्ट्रा बटर वाली पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, तू बना देगी ना? जी, पाव भाजी? अच्छा ठीक है माँ जी, बना दूंगी, पर उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा और शायद सारी सब्जियां घर पर भी नहीं है। अरे तो उसमें क्या है बहू, यही बगल में तो दुकान है, तू जाकर ले आ। अभी तो नहीं, ठंड में मैं तो नहीं जा सकती ना। क्या तेरे यही संस्कार थे कि तू अपनी बुढ़िया सास को सताए? नहीं नहीं माँ जी, मैं ले आऊंगी, आप जाइए, आराम करिए। सविता वहां से एकदम खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। उसने जानबूझकर रेशमा को ऐसी चीज बनाने को बोला जिसका न तो सामान घर पर था और न ही उसे बनाना आसान था, लेकिन फिर भी बेचारी रेशमा पाव भाजी बना देती है। अरे रेशमा, आज खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा, बड़ी भूख लग रही है। हाँ हाँ, बस अभी लाई, ये लीजिए। रेशमा सबको खाना परोसती है और फिर बाद में खुद खाती है। ओह, आज तो बहुत बुरा थक गई, बेड पर लेटते ही सो जाऊंगी। लेकिन रेशमा को नहीं पता था, अब ये उसकी रोज की कहानी होने वाली है 2 दिन बाद। सुनिए जी, ये लीजिए, नाश्ता करिए। शुक्रिया। रेशमा, तुम भी साथ में बैठ जाओ ना नाश्ता करने के लिए। ठीक है। अरे नहीं नहीं बहू, आज सोमवार है, आज तो खाना नहीं खा सकती। क्या? क्यों माँ जी? अरे हमारे यहाँ औरतें इस महीने सोमवार का व्रत रखती है। वैसे तो हमेशा मैं रख लेती हूँ, पर अब मेरी उम्र देख, इस उम्र में मैं भूखी थोड़ी ना रह सकती हूँ, तो आज व्रत तू रख ले बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, अहम जी आप ही खाइए। अरे माँ, व्रत रखना इतना जरूरी है क्या? रेशमा ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती, उसे उल्टी लगने लगती है और कमजोरी भी। अच्छा, तो तू क्या चाहता है कमबख्त, इस उम्र में मैं व्रत रखूं? ठीक है भाई, मैं ही व्रत रख लेती हूँ, क्या करे, कलयुग की बहुएं जो ठहरी। नहीं नहीं माँ जी, इनको छोड़िए, मैं रख लूंगी व्रत। और फिर बेचारी रेशमा पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है और काम करती है। रात में, ले बहू, अब तो ये गुड़ और दूध रोटी खा ले, इस व्रत के बाद में रात में ना यही खाया जाता है। शुक्रिया माँ जी, अभी तो यही बात है, लाइए। रेशमा खाने लगती है, लेकिन तभी सविता मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मैं तुझे एक बात बताना भूल गई बहू। क्या माँ जी? वो दरअसल तेरी मौसी सास है ना, गुड्डी मौसी, उनके यहाँ यही व्रत कल रखा जाता है, और वो भी तेरा ससुराल है, तो कल भी तुझे व्रत रहना पड़ेगा उनके घर जाकर। क्या, फिर से व्रत? हाँ बेटा, क्या करे, अब एक ससुराल होता तो बात अलग थी, लेकिन तेरे तो एक से ज्यादा ससुराल है ना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। बेचारी रेशमा फिर से हाँ बोल देती है, मगर वो जितना हाँ हाँ कर रही थी, उसकी सभी सासें मिलकर उसे 2 गुना उसे तंग कर रही थी। एक दिन तो सविता रेशमा को सुबह 3 बजे उठा देती है। बहू, ए बहू, जरा जल्दी उठ जा। जी माँ जी, बताइए क्या हुआ? सुबह के 3 बजे कौन सी आफत टूट पड़ी? अरे मैंने बताया था ना, तेरी बुआ सास बिट्टू के घर वाले आज तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ, तो उनका क्या माँ जी, क्या हमें भी उनके साथ जाना है? अरे धत, हम क्यों जाएंगे? तो फिर आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? अरे तू अपने बहू होने का फर्ज नहीं निभाएगी क्या? अभी हम लोग जा रहे होते हैं तो क्या तू सुबह सुबह उठकर रास्ते के लिए पूरी सब्जी और नाश्ता नहीं बनाती? क्या, नाश्ता बनाना है उनके लिए? हाँ, मैंने उनसे पूछ लिया है, वो 7 बजे निकलेंगे, तब तक तू जल्दी से नाश्ता बना दे, फिर मैं अहम से भिजवा दूंगी। अच्छा
ठीक है माँ जी। बेचारी रेशमा रसोई में जाती है और आधी नींद में पूरी सब्जी और नाश्ता बनाने लगती है। सब कुछ करते करते उसे 7 बज जाते हैं। ये लीजिए माँ जी, नाश्ते की टिफिन बॉक्स तैयार है। लाओ लाओ, अभी अहम जाएगा तो उसके हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। इसी तरह से हर रोज सविता रेशमा को किसी न किसी के घर में काम में लगा देती। कभी बिट्टू बाव के घर खाना बनाना है, कभी त्योहार में गुड्डू मौसी के घर जाकर मेहमान नवाजी करवाओ। रेशमा की सभी सासें मिलकर उससे बहुत काम निकलवा रही थी। लेकिन एक दिन रेशमा गुस्से में सोचती है, बस अब बहुत हो गया। मैं सब जानती हूँ इन सब सासों की चाल। एक नहीं 50-50 ससुराल बना दिए मेरे। कभी इधर काम करो, कभी उधर। ये सब मेरे गरीब होने का और अहम जी के लव मैरिज करने का बदला ले रही है। सब समझती हूँ मैं भी। लेकिन रेशमा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसे ख्याल आता है, हाँ, अब इन सब ने बहू का तो बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब ये बहू भी तो अपने 50-50 ससुराल का थोड़ा फायदा उठा ले। ये सही रहेगा। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था और रेशमा सुबह सुबह एकदम अच्छे मूड में उठती है। जैसे ही वो रसोई में जाती है, सविता कहती है, अरे बहू उठ गई, एक काम कर, सबके लिए नाश्ता बना दे और फिर। हाँ हाँ मम्मी जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मुझे सब याद है। आज मकर संक्रांति है तो सबके घर जाकर तिल के लड्डू बनवाने होंगे। आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर रेशमा गुनगुनाते हुए नाश्ता बनाने लगती है और सविता हैरानी से सोचती है, ले इसको क्या हो गया, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है इतने काम की वजह से इसका दिमाग एकदम ही खराब हो गया। खैर मुझे क्या। रेशमा खुशी खुशी नाश्ता बनाती है और फिर सबसे पहले किरण मौसी के घर चली जाती है। इसे मानना पड़ेगा, रेशमा तो बहुत किस्मत वाली है जो इतने बड़े घर में आई। ऊपर से तेरे इतने नए ससुराल, तुझे तो बहुत सुख मिल रहा होगा ना बेटा। हाँ हाँ मौसी जी, एकदम सही कहा। भाग्यशाली तो बहुत हूँ मैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछ लो बेटा। आप मुझे अपनी बहू तो मानती है ना, तभी आपने मुझसे घर का इतना काम कराया। वरना अगर मुझे पराया समझती तो इतना काम थोड़ी ना कराती, है कि नहीं? हाँ हाँ बहू बिल्कुल। ये कैसे सवाल हुआ, बिल्कुल बहू मानती हूँ। तो बुआ जी, कमर में ये जो तिजोरी की चाबियां लटकाई है ना आपने, ये जल्दी से मुझे दे दीजिए। आखिर सास के बाद ये सब बहू का ही तो होता है। अब कब तक आप ये सब मोह माया में फंसी रहेंगी? हाँ। रेशमा की बात सुनकर किरण एकदम हड़बड़ा जाती है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तेरी सास से बात करके देती हूँ फिर। हाँ हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। किरण के घर के बाद रेशमा सीधा गुड्डी मौसी के घर पहुंचती है और उनसे भी वही बात करती है। क्यों गुड्डी मौसी जी, आप तो मुझे बहू मानती है ना? हाँ बिल्कुल, मगर क्यों पूछ रही हो बहू? अरे बहुओं के हाथ में तो खानदानी पुश्तैनी कंगन अच्छे लगते हैं, जैसे ये आपने पहन रखे। लाइए ना, आज त्योहार के दिन ये मुझे पहना दीजिए ना। क्या? ये कंगन? क्या हुआ मौसी जी, नहीं देंगी? अरे सास लोग तो अक्सर खुश होकर बहू को ऐसे तोहफे दे ही देती, इसमें चौंकने वाली कोई बात थोड़ी ना है। अरे नहीं, सब तुम्हारा ही तो है बहू, ले लो। दिल पर पत्थर रखकर गुड्डी रेशम को वो कंगन देती है। फिर सुमन बुआ के घर। बुआ जी, फिर आपके घर बार बार आने जाने में आपकी बहू को बहुत तकलीफ होती है। क्यों ना आप मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिला दो, फिर मैं चट से यहाँ जाया करूंगी और आपका सारा काम भी कर दिया करूंगी फटाफट। क्या? अच्छा, मैं सोच के बताती हूँ। हाँ जल्दी सोच लेना बुआ जी, हो सके तो अगली बार बुलाने से पहले ही सोच लेना, क्योंकि मेरी मेहनत बच जाएगी और फिर मैं और ज्यादा ताकत से आपके घर के काम कर पाऊंगी, है कि नहीं? और फिर रेशमा सबसे इस तरह कुछ न कुछ मांग कर घर लौट आती है। लेकिन उसके घर लौटने से पहले ही उसकी शिकायतें सविता तक पहुंच चुकी थी। ये तूने क्या किया बहू, सारे घर में मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे आज तू सबसे मांगने के लिए घर से निकली थी क्या? मैंने क्या किया माँ जी? तेरी वजह से सब लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कहते हैं उससे बच के रहो, उसने अपनी बहू को सिखाया है कि सबके घर जा जाकर चीजें मांगे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब वो लोग अपना सास होने का फर्ज निभा रही थी, मुझसे काम करवा रही थी, तो मैंने भी जरा सा बहू होने का फर्ज निभा दिया, जैसे को तैसा। मैं तेरी चालाकी समझ रही हूँ रेशमा, तो खुद को बहुत होशियार समझ रही है ना? बस माँ जी, चालाकी तो मैंने भी आपकी सारी समझ ली। आपने ही इस खेल की शुरुआत की थी ना, इसीलिए जैसे को तैसा मिला। आप मुझसे प्यार करेंगी तो मैं भी करूंगी, लेकिन अगर खेल खेलेंगी तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। आखिरकार सविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रेशमा से कहती है, ठीक है मेरी माँ, हार मानती हूँ, तू जीती मैं हारी, अब बंद करिए तमाशा। माँ जी हाथ मत जोड़िए, एक काम करिए, अपनी गरीब बहू को जरा एक कप चाय तो पिला दीजिए। देखिए, आपसे तो मैंने सबसे कम से कम और छोटी सी छोटी मांग की है,
वरना मेरी बाकी सासों के हाल तो आपको पता ही है ना। ये सुनकर सविता भी हंस देती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। वाह, मानना पड़ेगा बहू, मेरे जैसी बहू किसी सास की नहीं है।